हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी स्ट्रैटेजी 2025 के बारे में। यदि आप 2025 का यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी स्मार्ट तरीके से किस प्रकार होनी चाहिए, जिसके थ्रू आउट आप अपने प्रथम प्रयास में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। स्ट्रैटेजी बनाते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे आप जब एक बेसिक स्टार्टिंग आप करते हैं, एक बेसिक लेवल से अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो उस तैयारी में आपके सम्मुख बहुत सी समस्याएं आपके सम्मुख आएंगी। जैसे एनसीईआरटी आप बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी बुक आपको समझ में नहीं आ रही है। स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक आपको समझ में नहीं आ रहा है। करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आपके सम्मुख आती हैं, आपके सामने आती हैं। तो आपको इस प्रकार की समस्याओं से पैनिक नहीं होना है। स्टार्टिंग में किसी के भी साथ इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। जब आप स्टार्टिंग में कोई चीज़ करने जाते हो और आपको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, तो ऐसी समस्याएं आती हैं। इस समस्या से घबराना नहीं है, बल्कि आपको ये ध्यान देना है कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को दूर करके कैसे आप आगे बढ़ सकोगे। हमेशा आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एटीट्यूड इस प्रकार का होना चाहिए कि आपके सम्मुख एक समस्या आएगी और उस समस्या को आपको सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करने के तरीके आपको देखने हैं। क्योंकि जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, आप IAS बनेंगे या IPS बनेंगे, तो वहाँ पर भी आपके सम्मुख हर दिन कुछ ना कुछ आपके सम्मुख समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम्स आपको क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। लोग आपके पास आएंगे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, उससे भी आपको हैंडल करना रहता है। तो ऐसे में अगर आप जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अपनी तैयारी शुरू करते हैं, वहाँ से आपने समस्याओं को सॉल्व करने का एटीट्यूड आपने अपने अंदर डेवलपमेंट कर लिया है, तो वहाँ पे उस सर्विस में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। वहाँ पे भी आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो यहाँ पे पैनिक, क्योंकि मैं इस पॉइंट को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे जो है स्टार्टिंग में जब तैयारी करते हैं तो बहुत ही जोश से तैयारी करते हैं, लेकिन जब उस तैयारी में उतरते हैं और जब धीरे धीरे जब उसके डीप में जाने का प्रयास करते हैं और फिर वहाँ पे उनको दिक्कतें आती हैं। वो एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आ रहा है, स्टैंडर्ड बुक समझ में नहीं आ रहा है, लक्ष्मीकांत की बुक समझ में नहीं आ रही, रमेश सिंह की बुक समझ में नहीं आ रही, करंट अफेयर्स नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी समस्या उनके सम्मुख आती है। वो क्या करते हैं, जो उनका ओरिजिनल सोर्स होता है, जो उनका ओरिजिनल सोर्स जैसे एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, इन सबको छोड़ करके वो प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स के पीछे भागते हैं। जो कि आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो यूपीएससी एग्जाम का जो अप्रोच है, सो डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग जो प्रिंटेड नोट्स है, जो क्लास नोट्स है, वो यूज़फुल नहीं है। हाँ, वो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, एक बेसिक समझ, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। तो जो सफिशिएंट सोर्स आपका होगा वो आपका एनसीईआरटी होगा, आपका स्टैंडर्ड बुक होगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, आपका टेस्ट सीरीज होगा और आपका एक मंथली मैगजीन जो आप पढ़ोगे, या कोई न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू हो गया, या मंथली मैगजीन आप विजन IAS की पढ़ रहे हैं। ये आपके सफिशिएंट सोर्स होंगे, जिस पे अगर आप अपनी पकड़ बना लेते हैं बेहतर तरीके से, सही तरीके से, तो आप इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे आसानी से। तो ये पॉइंट आपको जो हम बता रहे हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये पहला एटीट्यूड आपके अंदर ही होना चाहिए कि पहला एटीट्यूड हमने क्या आपको बताया कि पहला एटीट्यूड आपको ये होना चाहिए कि समस्याओं को सॉल्व करना, आपको समस्याओं को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। उससे घबराना नहीं है। किसी भी फेज पे आपको दिक्कत आ रही है स्टार्टिंग में, तो घबराना नहीं है, उसे सॉल्व करके आगे बढ़ना है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप अपना सोर्स यूज कर रहे हो, जैसे बेसिक एनसीईआरटी, उसे कैसे पढ़ें। हाँ, कैसे पढ़ें उसे, क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी आपको कुछ पता नहीं है, तो कैसे उसको पढ़ें। तो पढ़ने का जो तरीका होता है, वो आपको क्या करना है कि आप सिलेबस अपना देखें और फिर एनसीईआरटी की से जो भी एक चैप्टर, आप एक टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ें, 2 से 3 रीडिंग करें, फिर आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। हाँ, आप जो भी सोर्स यूज़ करें, साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखें, अपने टेबल पर रखें। जो भी टॉपिक पढ़े, 2 से 3 रीडिंग करने के बाद आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट सॉल्व करने का प्रयास करें। जब आप 2 से 3 रीडिंग करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, तो वहाँ से आप अपनी कमी को जान पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का जो सबसे मेजर फायदा, सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है कि वहाँ उसके थ्रू आउट ही आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाते हो।
आप अपनी तैयारी के लेवल को जान पाते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, या आपने जो एनसीईआरटी की 2 से 3 रीडिंग की, क्या वो आपके रीडिंग करने का जो अप्रोच था, जो तरीका था, क्या वो अप्रोच सही था, क्या आप सही तरीके से आपने उस बुक को रीड किया, तो ये आप जान पाते हो। और जब आप ये जान पाते हो कि नहीं अभी आपका तरीका उस बुक का पढ़ने का सही नहीं है, तो फिर वो आपको आपके अंदर उसके थोड़ा आपके अंदर एक एटीट्यूड आता है कि मतलब कैसे आप उसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़े। वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जब आप उसको सॉल्व कर दें, वो आपको उस बुक के पढ़ने के तरीकों को भी सिखाता है कि उस बुक को कैसे पढ़ना है यूपीएससी के अप्रोच से। तो वो ये फायदा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का होता है। तो इसी एक बेसिक अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने कहा कि समस्याएं आएंगी पढ़ते समय, रीडिंग करते समय दिक्कतें आएंगी, लेकिन आएंगी क्यों इसलिए आती हैं। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपको समस्याएं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स स्टैटिक पोर्शन आपका क्लियर नहीं है। तो जब स्टैटिक पोर्शन आपका क्लियर नहीं है तो करंट अफेयर्स में आपकी सम्मुख समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर आप एक बेसिक स्टार्ट जो आपने कर दिया है, धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाओगे, धीरे धीरे आप बेसिक जो आपकी स्टैटिक पोर्शन उस पर आप अपनी पकड़ बनाते जाओगे, साथ ही साथ उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू सॉल्व करते जाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा स्टार्टिंग में आप 5 to 6 मंथ या लगभग 1 साल का समय, 5 to 6 मंथ या लगभग 7 to 8 मंथ का समय आपको लग सकता है एक इस पर एक बेहतर पकड़ बनाने में, तो या 1 साल का भी समय लग सकता है आपको इस पर एक बेहतर पकड़ बनाने में, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में। तो ये टाइम आपको थोड़ा जितना आप अधिक समय देंगे डेली टू डेली, जितना आप अपना अधिक समय फोकस होकर 8 से 10 घंटे 10 से 12 घंटे पढ़ पाएंगे, उतना ही अधिक समय, उतने ही कम समय में आप इस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो, आपको कुछ पता नहीं इसलिए दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसे आपकी पकड़ स्टैटिक पोर्शन पे होती जाएगी, स्टैटिक पोर्शन पे जैसे आपकी पकड़ होती जाएगी वैसे वैसे आपकी पकड़ करंट अफेयर्स से भी होती जाएगी। तो इसलिए पैनिक नहीं होना कि नहीं समझ में आ रहा, ऐसा होगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज में हो। जैसे अगर आपने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा होगा, घर्षण बल पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको पता है कि स्टार्टिंग में अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो उसको गति में लाना है तो उस समय आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। विरामावस्था से उससे गति अवस्था में ज़्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब वो गति में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, तो फिर जो घर्षण बल होता है, वो जो गतिज घर्षण बल होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, वो कम हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको गति में लाने के लिए। तो कोई भी काम आपकी स्टार्टिंग शुरू में करने जा रहे हो तो समय लगता है। आप अपने दिमाग में ये रखिए, क्योंकि जब क्योंकि आपने तैयारी तो शुरू कर दी, आपके एटीट्यूड में कुछ है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि क्या आगे होने वाला, फिर जो उस पर तैयारी आपने स्टार्ट कर दिया, बट आपको कुछ आपने पहले से अपना माइंड सेट नहीं करके रखा कि कैसे मैं आगे इन समस्याओं को टैकल करूंगा। तो फिर क्या होगा, फिर आप कहीं जब आपको दिक्कतें आएंगी तो फिर आप उसको छोड़ कर भागोगे, मैदान छोड़ कर फिर आप भागने का प्रयास करोगे या इधर उधर आप भटकोगे। तो ये समस्या आती है। ऐसा बच्चे जो 90% बच्चे भटकते क्यों हैं, तैयारी तो स्टार्ट कर देते बट कुछ 1 महीने 2 महीने की तैयारी करने के बाद भटकने क्यों लगते, इसलिए भटकने लगते क्योंकि उन्होंने पहले से कुछ माइंड प्लान किया नहीं, उनका माइंड सेट नहीं है। तो आप जब भी तैयारी स्टार्ट करें तो अपना एक माइंड सेट कर लें कि ये प्रॉब्लम्स आपके सम्मुख यहाँ आप इस एंगल पे आ सकते हैं, लेकिन उससे आपको सॉल्व करने का, उससे पैनिक नहीं होना, उससे सॉल्व करके आपको आगे बढ़ना है। तो सेकंड पॉइंट हमने आपको क्या बताया कि पढ़ने का तरीका कैसे आपके अंदर आए, कैसे आपको स्टार्ट करें, बेसिक एनसीईआरटी को कैसे आपको स्टार्ट करना है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद जो आपका बेसिक एनसीईआरटी किसी एक सेक्शन का जो आप बेसिक एनसीईआरटी आपने खत्म कर लिया, जैसे मान लो पॉलिटी के लिए अपने क्लास 11th की बेसिक एनसीईआरटी अपने कवर कर लिया, अब आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक पे आना है। सीधे आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक जो होती है पॉलिटी के लिए यूपीएससी में वो सफिशिएंट होती है, लेकिन उसके पढ़ने का एंगल आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी के अप्रोच से कैसे आप उसको पढ़ रहे हो, पढ़ने का अगर एंगल आपको पता होगा तो वो बुक आपको पढ़ने बहुत ही आपको आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। लेकिन अगर आपको पढ़ने का एंगल नहीं पता होगा तो वो बुक आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो पढ़ने का एंगल, इंटरेस्ट उसमें आपको कैसे बन पाएगा, जब आप बेसिक एनसीईआरटी अपनी क्लास 11th की कवर करके क्लियर करके जब आप उस बुक पे आओगे। तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक पे आने, देखिए आपका जो बेसिक सोर्स होता है आपका एनसीईआरटी होता है, फिर आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक ऐड करने पड़ते हैं। तो जैसे आपने स्टैंडर्ड बुक के रूप में एम लक्ष्मीकांत की बुक ऐड किया है, तो एम लक्ष्मीकांत की बुक पे आने से पहले आपको उसका एक जो बेसिक सोर्स एनसीईआरटी है उसको कवर करके आपको उस बुक पे आना चाहिए। तो ये आपको अपनी तैयारी में ये भी ध्यान रखना है कि सीधे आप स्टैंडर्ड बुक आपको नहीं पढ़ना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सीधे स्टैंडर्ड बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर उनको जब समझ में नहीं आता तो उनको ये लगता है अभी एग्जाम से क्लियर ही नहीं हो पाए, क्योंकि उनको समझ में नहीं, टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा। सबसे बड़ी समस्या 90% यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सम्मुख सबसे बड़ी समस्याएं आती है वो टॉपिक को समझने को लेकर के आती है, कंसेप्ट को क्लियर करने को लेकर के आती है, फैक्ट पे एक बेहतर पकड़ बनाने को लेकर के आती है। ये समस्याएं उनको आती है। करंट अफेयर्स को लेकर दिक्कतें आती हैं, समरी नहीं बना पाते, शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते, वो पढ़ते रहते हैं वही नोट्स, लेकिन ना उसको समरी के रूप में समरी के रूप में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते, जिस कारण से वो उसका रिविजन भी नहीं कर पाते। तो ऐसे
ऐसे सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड बुक पे आने से पहले आपका जो बेसिक सोर्स एनसीईआरटी आपको उसको क्लियर कर लेना, कवर कर लेना, तब आपको स्टैंडर्ड बुक पे आना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हम इस पॉइंट पे बात करेंगे कि जैसे आपका एक बेसिक सोर्स एनसीईआरटी हो गया, स्टैंडर्ड बुक हो गया, अब आपको क्या करना है कि जो सोर्स आप पढ़ रहे हो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग तैयारी आपने शुरू किया है तो तैयारी करते समय भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आपको तैयारी करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को साथ में रख के करना, टॉपिक वाइज पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। ऐसे स्टैंडर्ड बुक जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़िए और स्टैंडर्ड बुक का एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, जैसे प्रेसिडेंट आपने पढ़ा, आपने प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद फिर आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी तैयारी का पार्ट होगा, प्रिपरेशन का पार्ट होगा, ये आपकी तैयारी के साथ ही चलता जाएगा। लेकिन जब आपका एक बेसिक पकड़, एक स्टैंडर्ड, एक बेसिक पकड़, एक एडिशनल फाउंडेशन आपका बन जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर। देखिए टेस्ट सीरीज आप स्टार्टिंग में तुरंत मत ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से पहले अपना एक जो बेसिक और एक जो एडिशनल फाउंडेशन होता है उसको आप बना लें। कैसे बनेगा आपका बेसिक और स्टैंडर्ड फाउंडेशन? एनसीईआरटी के थ्रू आउट, स्टैंडर्ड बुक के थ्रू आउट, ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ऐड करना है। तो टेस्ट सीरीज आपको अब ऐड करना चाहिए। एक बेसिक कवर एक मतलब एक बेसिक और एडिशनल फाउंडेशन को अच्छे से कवर करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज पे आना चाहिए। तो जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो आप अच्छा भी फील करोगे, आपके क्वेश्चन भी सही होंगे, ठीक है। और उस टेस्ट सीरीज को जब आप सॉल्व करें तो उसका एनालिसिस करें उसके थ्रू, क्योंकि एनालिसिस करने से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा एरिया आपका बहुत अच्छा है। तो जो एरिया वीक होगा आपको उस पर अधिक समय देने की जरूरत होगी, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। ये एक बेसिक अप्रोच है। इस बेसिक अप्रोच से आपको तैयारी करनी है। अगर आप इस बेसिक अप्रोच को ध्यान में रखते हैं तो आपको इस तैयारी के दौरान आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। आप जो भी समस्या आपके सम्मुख आएंगी आप उसको फेस करके आप आगे बढ़ सकोगे। आप अपने एटीट्यूड में एक पॉइंट को ध्यान में रखना कि समस्याएं आएंगी, हमें उसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो वहाँ पे ऐसी समस्याएं आपको डेली बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी और उसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और पहले से जब अगर आप इस प्रकार की कंडीशन को, इस सिचुएशन को आपने फेस कर लिया है तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।